हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव एंड होली बर्न्स। अभी लास्ट वीडियो में हमने इसका 16 चैप्टर डिस्कस किया था जो कि मेथडोलॉजी का पार्ट था। अभी हम उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर 17 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में कुछ डिस्कशंस हुए हैं जो हमें पता चलेंगे। सो द पार्ट स्टार्टिंग हैज़ न्यू ट्रेडर्स डोंट नो व्हेन टू कट लॉसेस और लॉक इन गेन्स, रिच ट्रेडर्स हैव एन एग्जिट प्लान। यानी कि अगर नया ट्रेडर कोई भी ट्रेड ले भी लेता है तो उसे ये नहीं पता कि उसे उससे एग्जिट कब करना है। अगर उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो क्या उसे उस ट्रेड में बने रहना चाहिए या उसे एग्जिट कर देना चाहिए, या उसे उस ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे कितने प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए या कितना प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। मीन्स उसके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं होता, सिर्फ एंट्री कर लेते हैं किसी भी प्लान से या किसी ने कह दिया उस तरीके से। लेकिन रिच ट्रेडर के पास पूरा का पूरा प्लान होता है। एंट्री का तो प्लान है ही है उनके पास, लेकिन एग्जिट का भी प्लान है कि उन्हें कितने लॉस में या कितने प्रॉफिट में अपना एग्जिट कर लेना है, उस ट्रेड को प्रॉपर क्लोज कर देना है। तो वो चीज़ रिच ट्रेडर्स के पास होती है। तो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि बेस्ट लेसन जो है वो रिच ट्रेडर ने क्या दिए, न्यू ट्रेडर को क्या समझाया। अब यहाँ पर न्यू ट्रेडर को रिच ट्रेडर समझाते हैं कि बिजनेस इज बिजनेस वेदर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स और डिलीवरिंग पिज्ज़ा। Success at anything in life requires controlling risk, the right mindset, a successful method, supply and demand, discipline, courage, limiting losses and letting winners run। यानी कि हर एक बिजनेस जो है वो सिर्फ बिजनेस की तरह ही डील होना चाहिए। यहाँ पर आप चाहे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो या पिज़्ज़ा डिलीवर करते हो, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसमें आपको सक्सेस कब मिलेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले तो आपको रिस्क पता होना चाहिए आपका कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें का कितना हिस्सा आप लगाने को तैयार हैं। आपका माइंडसेट उसके लिए क्लियर होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसे करने वाले हैं। एक मेथड होना चाहिए, वो ज़रूरी है। सप्लाई ऑन डिमांड आपको समझ में आनी चाहिए। मीन्स आप जो प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेकर जा रहे हैं उसकी डिमांड है भी या नहीं है, या आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो कितनी अवेलेबल है। डिसिप्लिन आपको बहुत ज़रूरी है। आपके रूल्स बहुत डिफाइन होने चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग या एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाएँ। करेज, आप करेजियस होने चाहिए, यानी कि आप डिसीजंस जब भी ले रहे हैं तो आप साहस से ले सकें। ऐसा नहीं है कि आप डरते हुए कोई डिसीज़न लें और फिर आप उसको हैंडल ही ना कर पाएँ। लिमिटिंग लॉसेस, क्योंकि आप रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क लॉसेस को भी लिमिट करना होगा। वहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको अननेसेसरी लॉसेस ना हो। एंड लेटिंग विनर्स रन, और अपने विनर्स को आप चलते रहने दीजिए। अगर हम इसको सिर्फ बिजनेस से कनेक्ट करते हैं तो आप ये देखिए कि अगर किसी, आप मान लीजिए कि आपको लाइक यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है कि आप पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, आपकी एक जो कंपनी है वो पिज़्ज़ा बना रही है, आपका जो फूड स्टोर है वो पिज़्ज़ा बनाता है और आप डिलीवर करते हैं। तो एक सोसाइटी में दो एरियाज़ डिवाइडेड है, लाइक एरिया ए एंड एरिया बी। आप जाते हैं एरिया ए में और वहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग पिज़्ज़ा खा के खुश नहीं हैं, वो कुछ और खाना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर आपकी ना तो मार्केट इतनी बन पाती, डिमांड भी नहीं है वहाँ पर। और अगर आप चले भी जाते हैं तो जो कस्टमर्स हैं वो आपको पे करके खुश नहीं है। मीन्स वो आपको पे कर ही नहीं रहे, वहाँ से आपको अर्निंग नहीं हो रही है। एंड एरिया बी जो है वहाँ पर लोग आपको टिप भी दे रहे हैं, आपके फूड की तारीफ़ भी कर रहे हैं हर तरीके से। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एरिया बी को ऑफ कोर्स चुनेंगे क्योंकि वहाँ पर आपकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, अच्छी है, वहाँ से डिमांड अच्छी आ रही है, आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर पा रहे हैं। और जो एरिया ए है वहाँ से क्योंकि आपको लॉसेस मिल रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, आप वहाँ पर डिलीवरी कम करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ लिमिटिंग लॉसेस, आपको लॉसेस को लिमिट करना है। एंड लेटिंग विनर्स रन, जो आपका एरिया बी अच्छा चल रहा है उसी में ही ज़्यादा डिलीवरी करनी है ताकि वहाँ पर आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ सके, लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ, वही आपके लिए मार्केटिंग भी होगा। तो दैट्स हाउ यही सब चीज़ें ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है। आगे है द राइट माइंडसेट। अब क्योंकि पहली वाली स्लाइड में आपने देखा होगा कि एक पॉइंट आया था कंट्रोलिंग रिस्क के बाद द राइट माइंडसेट, तो वो माइंडसेट क्या है, अब इसी पॉइंट को हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
बी कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजंस, जब भी आप कोई डिसीजन ले उसमें कॉन्फिडेंट हो। ये किस लिए? बिकॉज अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं और आप क्या करते हैं, दो सिचुएशंस होती है। देखिए, सबसे पहली तो ये कि आप एनालिसिस करते हैं एंड देन मार्केट में आप ट्रेड करते हैं। एक होता है कि आप ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद आप एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि इस ट्रेड में मुझे बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेड लेने के बाद आप एनालिसिस कर रहे हो, बल्कि ट्रेड लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए जिसमें आपका एसएल और आपका टारगेट डिसाइड हो कि आप कितना टारगेट या कितना एसएल लेकर वहाँ पर अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करना चाहेंगे। सो इस तरीके से आप अपने डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो एनालिसिस पहले होना ज़रूरी है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें। हो सकता है आप दूसरों को जब गाइड कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप दूसरों को जब ट्रेड दे रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि ठीक है आईसीआईसीआई बैंक है या कोई भी जो भी स्टॉक आप प्रेफर करते हैं कि या बैंक निफ्टी है या कोई ऑप्शन है, आप बता रहे हैं कि वो इस लेवल से ब्रेक करने के बाद वहाँ तक जाएगा, आप ये ट्रेड ले सकते हो। लेकिन स्टिल आप खुद के सेटअप पे भरोसा नहीं कर रहे, आप अपने लेवल से पहले निकल रहे हो या आप अपना एसएल नहीं दे रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका जो सेटअप है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, आपको आपके एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए। डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके इवन आपके रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट करता है। जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ऑब्वियसली वो कभी फुलफ़िल होने वाली नहीं है। अब एक स्टॉक जो है जो ऑलरेडी 2 से 3% का मूव कर चुका है, लाइक अपसाइड गया वो और 2 से 3% वो अपसाइड जा चुका है, एंड स्टिल आप उसमें अब एंटर करते हो और स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपको 2 से 3% रिटर्न दे देगा, वो भी इंट्राडे में। तो ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज 5% के ऊपर तो अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका एसएल तो 5 पॉइंट का है, आपका टारगेट जो है वो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:7-8 टाइम मिल जाए आपको, तो ऐसी पॉसिबिलिटी रेयरली आती है। आपको वहाँ पे मैनेज करके चलना होगा। या आप ऐसे सोचते हो कि आपको कभी लॉस ही ना हो, तो वो सारी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। लॉसेस होते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो अनरियलिस्टिक अगर एक्सपेक्टेशंस होगी तो आप हर बार दुखी होगे। तो इससे अच्छा जब भी आप एक्सपेक्ट करो या एक प्रॉफिट आप चाहो मार्केट से, तो ये देखिए कि क्या आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या वो अनरियलिस्टिक है, ताकि आपको खुद से डीमोटिवेट फील ना हो या आप डिसअपॉइंटेड ना हो। सो एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे। दैट्स वाई अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। अगर वो रियलिस्टिक होंगी तो वो फुलफिल भी हो सकती हैं, सो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। हैव पेशेंस एंड एक्ट ऑन द राइट टाइम। अब आपको पेशेंस रखना है एंड एक्ट ऑन द राइट टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी एंट्री बने तभी एंट्री लीजिए। ऐसा नहीं कि हर कैंडल पे एंट्री ले ली, बस ऐसा हमें लग रहा था कि हाँ चार्ट अभी जाएगा, गया नहीं, अभी वो जाएगा, बस ये सोच के आपने पहले ही एंट्री ले ली और फिर वो जाता नहीं है, अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं देता, तो आपका सेटअप नहीं बन पाता और फिर आपका ऐसे लिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही एंट्री ले लेनी है, राइट टाइम पे एंट्री लेनी है, पेशेंस रखना है जब तक वो राइट टाइम नहीं आ जाता। राइट योर गोल्स एंड कीप लर्निंग। अपने गोल्स लिखिए और सीखते रहिए। गोल्स किस तरीके के? गोल्स हो सकता है कि आप पहले ईयरली डिसाइड करें कि आपकी कैपिटल इतनी है, आपका ईयरली गोल कितना है उससे, फिर आप उसको मंथली में डिवाइड करें, फिर उसको आप वीकली में डिवाइड करें, फिर आप उसको डेली में डिवाइड करें। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स को प्लान कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। एंड कीप लर्निंग। कीप लर्निंग का मतलब क्या है? कीप लर्निंग इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप मार्केट भी कर रहे हैं और अगर आप उसको सीखेंगे नहीं रेगुलरली तो वो मिसबैलेंस हो जाएगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, सॉरी। सो ज़रूरी क्या है कि आप सीखते रहें। अगर आप लाइफ के बारे में भी कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में सीखते रहना ज़रूरी है। वहाँ से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का मौका मिलेगा, आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। सो ज़रूरी है। डिसाइड योर लॉस। आपका लॉस आपके साथ डिसाइड होना चाहिए बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। आपके ट्रेड में एंटर होने से पहले, ये मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे पॉइंट बिकॉज ये इसकी एक्सप्लेनेशन में है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड में एंटर करते हैं तो आपका लॉस पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए, ताकि आप एक नॉर्मल पोजीशन साइज उठा सके जहाँ पर आपका लॉस कैलकुलेटेड हो और आप इजी रहें। ऑलवेज हैव अ प्लान, और इसी प्लान में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है एंड सो ऑन। जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी प्लान में आ जाती है। तो ये ओवरऑल राइट माइंड सेट है। नेक्स्ट वन, रिच ट्रेडर टिप। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का एंड होने वाला है, जो रिच ट्रेडर की टिप के साथ हमेशा ख़त्म होता है। तो ये
ये हमारे सेकंड लास्ट लेसन का सेकंड लास्ट टिप है। इसके बाद एक और लेसन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द टिप इज़ ऑलवेज हैव अ रीज़न टू गेट इनटू अ ट्रेड एंड देन अ रीज़न टू गेट आउट ऑफ वन। हमेशा आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आप उस ट्रेड में एंटर क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये पूछिए क्यों कर रहे हैं। क्या वहाँ पर कोई ब्रेकआउट हो रहा है? क्या वहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है? क्या वहाँ पर लोअर लो बन रहा है? क्या वहाँ पर हायर लो बन रहा है? क्या वहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है? क्या वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आया है? क्या वहाँ पर आपके इंडिकेटर ने आपको सिग्नल दिया? क्या वहाँ पर आपको आपका सेटअप मिल रहा है? क्या वहाँ पर आपका लॉस डिफाइंड है? ये सारे रीजंस में से कोई भी रीज़न हो सकता है, और जितने रीजंस मिलेंगे उतना अच्छा है। तो कोई भी ट्रेड में एंटर करने के लिए आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, एंड सो ऑन कि आपको उससे निकलने के लिए भी एक रीज़न मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कोई भी ट्रेड ली कि वो हायर हाई बना रही थी। हायर हाई बनाने का मतलब है कि उसने अपने पहले वाले हाई को क्रॉस किया, तो वहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखी, हमने उसको बाय कर लिया। अब हम उसको अपसाइड लेकर जा रहे हैं, या तो वो मेरे टारगेट के पास आ चुकी है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर आकर मैंने उसको एग्जिट कर दिया, और वहाँ पर मुझे एक सिग्नल भी मिल गया है कि अब ये और ऊपर नहीं जाएगा। सो इस तरीके से एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। हैविंग अ ट्रेडिंग प्लान गिव्स यू एन एज ओवर द ट्रेडर्स दैट रिलाई ऑन इमोशंस, प्रेडिक्शंस एंड ओपिनियंस टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। अगर आपके पास एक प्लान है तो आपके पास ऑटोमेटिक एक एज आ जाता है जीतने का। किन के खिलाफ? जो ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं, या जो ओपिनियन से ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो एक रिच ट्रेडर के पास प्लान होता है, जबकि एक नए ट्रेडर के पास इमोशंस, प्रेडिक्शंस और ओपिनियंस होते हैं। दैट्स हाउ रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर से पैसा कमा लेता है और न्यू ट्रेडर मार्केट में लॉस करता है। सिंपली इसका कहने का मतलब ये है। सो अगर आप रिच ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक प्लान हो, जबकि न्यू ट्रेडर्स के पास सिर्फ इमोशंस, प्रेडिक्शंस होते हैं। किसी ने बता दिया तो ट्रेड ले ली, खुद की गट फीलिंग आई तो ट्रेड ले ली, लेकिन मार्केट का कोई भी एनालिसिस नहीं होता। When you get trapped in a losing trade, it's usually an emotional mistake rather than one of intelligence. अगर आप किसी losing trade में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि एक इमोशनल मिस्टेक है कि आप उसके साथ चिपक चुके हैं। वहाँ से ज़रूरी होता है कि आप अपना लॉस बुक करें और निकल जाएं उससे जितनी जल्दी हो सके। अगर आपका एसएल हिट हो चुका है एंड स्टिल आप उसी ट्रेड में बने हुए हैं, इट मीन्स आपको होप है कि वो वापस आएगा, जबकि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो वहाँ पर आप उससे निकल जाइए बजाय उसके साथ इमोशनली स्टिक होने के। इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर अ ट्रेडर टू लर्न टू लूज़, बट यू मस्ट एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि जब आपको लॉस हो रहा हो तो आप उसमें से निकल नहीं पाते, बिकॉज आपको एक उम्मीद रहती है कि ये वापस अगर थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट दिखा दे या थोड़ा सा कम लॉस दिखा रहा हो तो मैं इससे एग्जिट कर लूँ। लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और मूव ऑन कीजिए, यानी कि आप किसी नई ट्रेड में एंटर कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिट दे रही हो, जबकि ये तो आपको लॉस दे ही रही है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। The smaller you keep your trades at the beginning, the easier it will be to accept a losing trade and exit. अगर आप स्मॉल रखते हैं मीन्स आपकी क्वांटिटी जो है वो अगर आप स्टार्टिंग में स्मॉल रखेंगे तो मान लीजिए कि अगर वो प्रॉफिटेबल हो रही है तो आप उसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर वो लूज़ कर रही है तो आपको उसको एग्जिट करने के लिए ईजी रहेगा, बिकॉज वो स्मॉल क्वांटिटी में है। तो स्मॉल क्वांटिटी में लूज़ करने का मतलब है कि आप उसको ईजिली एग्जिट कर पा रहे हो, आप उससे इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं होगे। The larger the amount of money you will lose on the exit, the more a trade can be influenced by ego, stress and destructive emotions. अब यहाँ पे देखिए कि जितना बड़ा आपके क्वांटिटी साइज होगा उतना ज़्यादा पैसा आपका उसमें लगा है, और जितना वो डाउन आएगा उतना ही बड़ा आपको लॉस दिखाएगा। सो दैट्स हाउ कि लोग एग्जिट नहीं करते, बिकॉज वो आपके ईगो से, आपके स्ट्रेस से, आपके डिस्ट्रक्टिव इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाती है। आप उसको ये सोचते हो कि अगर ये थोड़ा सा सेट हो जाए तो मैं इससे एग्जिट कर पाऊँ, बिकॉज आप उतना बड़ा लॉस देखना नहीं चाहते हैं। तो या क्योंकि वो पेन देता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको पहले स्मॉल अमाउंट में रखें या स्मॉल क्वांटिटी में रखें, ताकि एक टाइम के बाद जब अगर आपको लगे कि वो आपको लॉस दे रहा है तो आप उससे बिना अटैच हुए एग्जिट कर पाएँ। सो दैट्स द रिच ट्रेडर्स टिप टू द न्यू ट्रेडर्स लाइक अस। तो ये रिच ट्रेडर का टिप था। अभी हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।